नमस्कार साथियों। अगर हम आज की दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मिडिल ईस्ट का। इस समय यहाँ पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ टेंशन पूरी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींच रहा है और यही वजह है कि यह टॉपिक आज के करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम में इस टॉपिक से, इस करंट अफेयर सेक्शन से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन में क्या एग्जामिनर आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस कर लेते हो, इस टॉपिक से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी जड़ें कई साल पुरानी है, लेकिन इसका मौजूदा चरण 2023 के इजराइल हमास वॉर के बाद और ज़्यादा तेज हो गया है। अब गाजा में युद्ध शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसमें ईरान समर्थित समूह जैसे कि हिजबुल्ला और अन्य मिलिटियाज भी इनडायरेक्टली रूप से शामिल होने लगे, जिससे पूरे क्षेत्र में रीजनल टेंशन बढ़ गया। स्थिति और ज़्यादा क्रिटिकल तब हो गई जब 8 मार्च 2026 को अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु की खबर सामने आई। इसके बाद पूरे क्षेत्र में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और लीडरशिप ट्रांजिशन की स्थिति बन गई, जिससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ गई। अब अगर इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझना है तो हमें यह भी देखना होगा कि कौन कौन से देश किसके साथ खड़े हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ कई अरब देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई और कुछ हद तक जॉर्डन स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को सीरिया, लेबनान का हिजबुल्ला और कई शिया समर्थित मिलिटियाज का समर्थन मिलता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा वैश्विक प्रभाव एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट में स्थित जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चौक पॉइंट माना जाता है। यहाँ से लगभग 20% वैश्विक समुद्री तेल व्यापार गुजरता है। जब भी इस क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ने लगते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक असेसमेंट के अनुसार अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में लगभग 0.5% से 1% तक की गिरावट आ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और बड़े पैमाने पर जनहानि की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए यह पूरा मुद्दा केवल एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि जियोग्राफी, एनर्जी रूट्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा विषय भी है। यही कारण है कि इस टॉपिक से जुड़े कई पहलू जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम, इजराइल पैलेस्टाइन मैप, मिडिल ईस्ट ऑयल रूट और अलग अलग देशों के स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट MCQ हम कवर करते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं उसके साथ जो डिटेल है वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से फोकस होकर सारी इन्फॉर्मेशन हमको कवर करना है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से GS को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर GS का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर GS के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर GS का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ईरान की इनमें से किस देश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा लैंड बॉर्डर लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान देखिए अपनी सबसे लंबी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर इराक के साथ साझा करता है। किसके साथ? इराक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज किन 2 जल निकायों को जोड़ता है, किन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चौक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। यह उत्तर में पर्शियन गल्फ को दक्षिण में गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है जो आगे जाकर अरब सी में खुलता है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया की लगभग 20 से 30% ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रेड इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। अगर किसी कारण से रास्ता बंद हो जाए, जो कि हाल ही की कंडीशन में ईरान ने अभी कर रखा है, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट और एनर्जी सप्लाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। लोकेशन की बात करें तो इस स्ट्रेट जल डमरू मध्य के एक तरफ ईरान स्थित है जबकि दूसरी तरफ ओमान और यूएई का
मुसेंडम पेनिनसुला पड़ता है। जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट वो सकरा समुद्री मार्ग होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई सबसे कम अगर हमको देखने को मिलती है तो वो एक जगह है जहां पर ये 33 किलोमीटर चौड़ा है सिर्फ, इसलिए यह ग्लोबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही क्रिटिकल रूट माना जाता है। मिडिल ईस्ट के इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें तो सऊदी अरब, इराक, कुवैत ये अपना अधिकांश तेल इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजते हैं। इसी कारण ईरान अमेरिका टेंशन के समय ये क्षेत्र जो है अक्सर इंटरनेशनल न्यूज़ में चर्चा में बना रहता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है? कौन सा? बाबल मंडेब। बाबल मंडेब स्ट्रेट वो इंपॉर्टेंट मैरीटाइम स्ट्रेट है जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ अदन और आगे इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। इसी समुद्री मार्ग से होकर जहाज सुएज कैनल के जरिए यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करते हैं, इसलिए यह ग्लोबल ट्रेड रूट का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता है। बाबल मंडेब नाम अरबी भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का द्वार। इतिहास में इस क्षेत्र में समुद्री यात्रा काफ़ी डेंजरस मानी जाती थी, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा है। लोकेशन की बात करें तो ये स्ट्रेट अफ्रीका और अरब पेनिनसुला के बीच स्थित है। इसके वेस्ट में बात करें पश्चिम की तरफ तो जिबूती और इरिट्रिया है, जबकि पूर्व की तरफ यमन स्थित है। इससे पहले अभी हमने हॉर्मुज की बात करी, हॉर्मुज स्ट्रेट की, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और इंपॉर्टेंट में मलक्का आता है जो कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। एंड जिब्राल्टर भी काफ़ी फेमस है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईरान इनमें से किन दो प्रमुख जल निकायों के बीच स्थित है? तो अगर आप ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक मानी जाती है क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से बड़े वाटर बॉडीज के बीच स्थित है। नॉर्थ की तरफ बात करें तो ईरान के उत्तर में कैस्पियन सी स्थित है, दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक मानी जाती है। साउथ की तरफ बात करें तो ईरान के दक्षिण में पर्शियन गल्फ और आगे गल्फ ऑफ ओमान स्थित है जो कि आगे जाकर अरेबियन सी से जुड़ता है। अभी हमने पढ़ा भी था। इन दोनों वाटर बॉडीज के बीच में ईरानियन प्लेटो फैला हुआ है जो कि ईरान का मुख्य फिजिकल ज्योग्राफी क्षेत्र है। ईरान की ये लोकेशन इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के बीच एक जियोपॉलिटिकल ब्रिज का काम करता है। पर्शियन गल्फ क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व के लिए जाना जाता है। वहीं कैस्पियन सी की बात करें तो इसके जरिए ईरान का संपर्क रूस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, कैस्पियन सी एंड फारस की खाड़ी। अगला आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश फारस की खाड़ी के तट पर स्थित नहीं है? तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कुवैत, कतर, जॉर्डन और बहरीन, तो जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी सीमा पर्शियन गल्फ से नहीं लगती है। लोकेशन की बात करें तो जॉर्डन इजराइल, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के बीच स्थित एक लैंड डोमिनेटेड कंट्री है। हालांकि जॉर्डन के पास समुद्र तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता है जो कि गल्फ ऑफ अकाबा के जरिए रेड सी से जुड़ता है, यानी जॉर्डन का समुद्री संपर्क रेड सी से है, पर्शियन गल्फ से नहीं है। पर्शियन गल्फ के अगर तट की बात करें तो कुल 8 देश स्थित है इसके तट पर। ईरान सबसे लंबी कोस्टलाइन शेयर करता है अपनी। इराक की बात करें तो बहुत छोटी सी कोस्ट है इसकी। इसके अलावा कुवैत की भी बॉर्डर लगती है, सऊदी अरब की भी लगती है। सबसे बड़ा गल्फ कोस्ट एरिया ये बनाता है सऊदी अरब। बहरीन का भी नाम आता है, खाड़ी के अंदर स्थित एक आइलैंड कंट्री है बहरीन। इसके अलावा कतर, यूएई और ओमान का नाम आता है। पर्शियन गल्फ के तट पर कुल 8 देश स्थित है जो कि मैंने आपको बताए। यहाँ पर जॉर्डन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये देश फारस की खाड़ी के तट पर स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बैंक किस नदी के पश्चिम में स्थित है? वेस्ट बैंक का नाम ही इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से आया है। ये क्षेत्र जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। ये एक लैंडलॉक टेरिटरी है जो कि मेडिटेरियन सी के पूर्व में और जॉर्डन देश के पश्चिम में स्थित है। ज्योग्राफी की बात करें तो इसके नॉर्थ वेस्ट और साउथ में इजराइल है। इसके वेस्ट में जॉर्डन रिवर बहती है जो कि इसे जॉर्डन देश से अलग करती है। वेस्ट बैंक का दक्षिण पूर्वी हिस्सा डेड सी के उत्तर तट को भी छूता है। ये जो क्षेत्र है अक्सर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के कारण न्यूज़ में बना रहता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन बनना। इसकी एक हिस्ट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1948 के युद्ध के बाद ये क्षेत्र जॉर्डन के नियंत्रण में था, लेकिन 1967 के 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। जॉर्डन रिवर जो है इसी क्षेत्र के पास में बहती हुई एंड में डेड सी में गिरती है जो कि पृथ्वी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट माना जाता है। तो जॉर्डन रिवर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। मृत सागर डेड सी किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो डेड सी दुनिया के सबसे अनोखे नेचुरल वाटर बॉडीज में से एक है। यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ईस्ट साइड में जॉर्डन देश है, वेस्ट साइड में इजराइल और वेस्ट बैंक का क्षेत्र आता है। डेड सी की सबसे खास बात यह है कि यह पृथ्वी की सतह पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है जो कि समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे स्थित है। यहाँ की सॉलिनिटी की बात करें, नमक की मात्रा की, तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 34%।
इसीलिए इसमें कोई भी मछली या फिर पौधा जो है वो जीवित नहीं रह सकता। इसी वजह से इसे डेड सी कहा जाता है। इसके कुछ स्पेशल फैक्ट भी है, जैसे कि इसकी हाई डेंसिटी के कारण इंसान इसमें आसानी से फ्लोट कर सकता है। इसका एक मेन वाटर सोर्स जॉर्डन रिवर है, जो कि उत्तर से आकर इसमें गिरती है। यहाँ के मिनरल रिच मड स्किन ट्रीटमेंट के लिए दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। तो इनसे भी जनरली क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इजराइल द्वारा रॉकेटों को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रसिद्ध मिसाइल रक्षा प्रणाली कौन सी है? फेमस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है तो वो है आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल की सबसे प्रसिद्ध मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे खास तौर पर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मोर्टार को रोकने के लिए बनाया गया है। जब भी दुश्मन की तरफ से कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो आयरन डोम का रडार सिस्टम उसे तुरंत ट्रैक करता है और यह पता लगाता है कि वह रॉकेट पॉपुलेटेड एरिया में गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा। अगर खतरा होता है तो सिस्टम तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है और उस रॉकेट को हवा में ही इंटरसेप्ट कर देता है। इसका सक्सेस रेट लगभग 90% से अधिक माना जाता है। इसी के साथ ही ये एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे ट्रकों पर लगाकर अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा सकता है। इजराइल के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट के लिए, डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइल के लिए, एरो 2 और एरो 3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। यहाँ पर आयरन डोम बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही इजराइल की नई लेजर आधारित रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? इजराइल न्यू लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है। तो आयरन बीम इजराइल की नई लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे 2026 में पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया गया। इसे आधिकारिक रूप से एतांस लाइट भी कहा जाता है। यह पारंपरिक इंटरसेप्ट मिसाइल के बजाय हाई एनर्जी लेजर बीम का उपयोग करती है। ये दुश्मन के रॉकेट, ड्रोन और मोटार को लेजर से जलाकर नष्ट कर देती हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा इसकी बहुत ही कम लागत है। जहां पर आयरन डोम की एक मिसाइल लगभग $50,000 तक की पड़ती है, वहीं आयरन बीम का एक शॉट केवल $2 से $3 में ही हो जाता है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड मैगजीन की तरह काम करने की क्षमता होती है। जब तक बिजली की सप्लाई है, यह लगातार लेजर फायर कर सकता है। इसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर की होती है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ये काम करता है। बस इसकी छोटी सी लिमिटेशन है, भारी बारिश और डेंस फॉग में इसकी प्रभावशीलता थोड़ी सी कम हो सकती है। इसलिए इसे आयरन डोम के साथ मिलाकर मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आयरन बीम सही होगा। नेक्स्ट आता है, ईरान के द्वारा निर्मित किस सुसाइड ड्रोन का उपयोग रूस, यूक्रेन और मध्य पूर्व संघर्षों में व्यापक रूप से किया गया है? किसका उपयोग किया गया? शाहिद 136 का। शाहिद 136 ईरान द्वारा विकसित लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है, जिसे आमतौर पर सुसाइड ड्रोन या फिर कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। यह सामान्य ड्रोन की तरह हमला करके वापस नहीं लौटता, बल्कि सीधे अपने टारगेट से टकराकर विस्फोट कर देता है। इस ड्रोन की बात करें तो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज होती है, जो कि लॉन मावर मशीन जैसी लगती है। इसी वजह से यूक्रेन में इसे अक्सर फ्लाइंग लॉन मावर भी कहा जाता है। रूस ने इस ड्रोन का नाम बदलकर गैरॉन 2 रख दिया है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन के पावर ग्रिड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में किया गया है। मॉडर्न वॉरफेयर में इसकी खासियत की बात करें तो लो कॉस्ट इसका एक काफ़ी एडवांटेज है। हाई इम्पैक्ट होता है। कीमत इसकी $20,000 से $50,000 है। रेंज की बात करें तो लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। डेल्टा विंग शेप ने इसको डिज़ाइन किया है। कई ड्रोन एक साथ छोड़े जा सकते हैं इसकी मदद से, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित किया जा सके। इसी कारण से शाहिद 136 आज के समय में मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बन चुका है। अगला है, ईरान की उस विशिष्ट सैन्य इकाई का पूरा नाम क्या है जो क्षेत्रीय अभियानों के लिए जिम्मेदार है, मतलब रीजनल ऑपरेशंस के लिए? तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य और सुरक्षा इकाइयों में से एक है। इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान की इस्लामिक व्यवस्था और शासन प्रणाली की रक्षा करना है। IRGC की एक खास शाखा कुद्दस फोर्स है, जो कि ईरान के बाहर होने वाले रीजनल ऑपरेशन को संभालती है। ये लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे क्षेत्रों में ईरान के रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करने का काम करती है। ईरान में 2 प्रकार की सेनाएं हैं। पहला है ऑर्टेश, ईरान की नियमित सेना, और दूसरा है IRGC, एक समानांतर और अधिक प्रभावशाली सैन्य संगठन है। IRGC के पास अपनी खुद की थल सेना, नौसेना और एरोस्पेस फोर्स भी हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि यह संगठन सीधे सुप्रीम लीडर को सपोर्ट करता है, न कि राष्ट्रपति को करता है। IRGC की कुद्स फोर्स के प्रसिद्ध कमांडर कासिम सुलेमानी थे, जिनकी 2020 में ड्रोन हमले में मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा IRGC का प्रभाव सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान की इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन, ऑयल और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका है। इसी कारण से अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे कई देशों ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सूची में शामिल किया है। यहाँ पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, IRGC। नेक्स्ट आता है, विश्व में सबसे अधिक सिद्ध तेल भंडार
प्रूवन ऑयल रिजर्व्स किस देश के पास हैं? तो दुनिया में सबसे अधिक प्रूवन ऑयल रिजर्व की बात करें यानी प्रमाणित तेल भंडार की, तो वेनेजुएला के पास पाए जाते हैं। अनुमान के अनुसार वेनेजुएला के पास लगभग 300 बिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल का भंडार है। इसका अधिकांश तेल ओरिनोको बेल्ट नामक क्षेत्र के पास पाया जाता है। हालांकि यहाँ का तेल अधिकतर हैवी क्रूड ऑयल होता है। हैवी क्रूड को निकालना और रिफाइन करना थोड़ा कठिन और महंगा भी होता है। इसके विपरीत सऊदी अरब का तेल अधिकतर लाइट क्रूड ऑयल होता है, जिसे निकालना और प्रोसेस करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसी कारण उत्पादन के मामले में सऊदी अरब बहुत आगे दिखाई देता है। लेकिन कुल सिद्ध भंडार की बात करें, प्रूवन की बात करें, तो पहले स्थान पर वेनेजुएला आता है। ये चीज आप क्लियर रखिएगा, सी आंसर। अगला है प्रसिद्ध गैस भंडार नेचुरल गैस रिजर्व के मामले में विश्व में ईरान का कौन सा स्थान है? तो दुनिया में नेचुरल गैस रिजर्व के मामले में ईरान का स्थान आता है दूसरा। पहले स्थान पर रशिया है, दूसरे स्थान पर ईरान है और तीसरे स्थान पर आता है कतर। ईरान और कतर मिलकर दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स नॉर्थ डोम गैस फील्ड को साझा करते हैं। ये विशाल गैस क्षेत्र फारस की खाड़ी में स्थित हैं। ये गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर नेचुरल गैस रिजर्व माना जाता है और दोनों देशों की एनर्जी इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। पहले पे रूस, दूसरे पे ईरान और तीसरे पे कतर। यहाँ पर ईरान की बात हो रही है तो दूसरे स्थान पर है। ओपेक की स्थापना 1960 में किन देशों के द्वारा की गई थी? तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे सितंबर 1960 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो उसमें थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन देशों ने मिलकर यह संगठन इसलिए बनाया था ताकि वे तेल के उत्पादन और कीमतों को नियंत्रित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय ऑयल मार्केट में अपनी सामूहिक शक्ति बढ़ा सके। आज ओपेक वैश्विक एनर्जी मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। हालांकि ऑस्ट्रिया खुद इसका सदस्य देश नहीं है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत आयात करता है, मतलब इंपोर्ट करता है? तो मार्च 2026 के ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारत अपनी क्रूड ऑयल आवश्यकता का लगभग 90% विदेशों से आयात करता है। भारत में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन लगभग स्थिर बना हुआ है। इसी कारण से आयात मतलब इंपोर्ट पर निर्भरता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर 2022-23 में भारत की तेल इंपोर्ट जो थी डिपेंडेंसी वो लगभग 87% थी। अब ये बढ़कर कितनी हो गई है? 90% पर पहुंच गई है। इतनी अधिक निर्भरता के कारण अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी और आम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और एंड में महंगाई भी बढ़ जाती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। यहाँ पर 90% बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद 2026 में ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बना है? तो 2026 की शुरुआत में आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना है। किसे? मोज्तबा खामेनेई को। सी आंसर। ईरान के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सत्ता पिता से पुत्र को मिली है और इसकी वजह से ईरान की राजनीति में डायनेस्टी सक्सेशन पर बहस शुरू हो गई है। मोज्तबा खामेनेई लंबे समय से ईरान के सुरक्षा तंत्र और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ जुड़ी शक्तिशाली रणनीतिक गतिविधियों में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे। अब सुप्रीम लीडर के रूप में वे ईरान के धार्मिक निर्णय लेंगे, सैन्य रणनीति, राष्ट्रीय और विदेश नीति, इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय लेने वाली सर्वोच्च शक्ति बन गए हैं। एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखिएगा, सुप्रीम लीडर का चयन जो है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती हैं। इसमें लगभग 88 धार्मिक विद्वान होते हैं जिन्हें क्लेरिक्स कहा जाता है। ये पद आमतौर पर जीवन भर मतलब लाइफ लॉन्ग टेन्योर के लिए होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर की बात करें तो आयतुल्ला खुमैनी का नाम आता है जो कि 1979 से लेकर 1989 तक रहे। फिर अली खमेनेई का नाम आता है जो कि 1989 से 2026 तक रहे। और हाल ही में अभी 2026 से कौन बने हैं? मोज्तबा खामेनेई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हिजबुल्लाह मुख्य रूप से किस देश में सक्रिय एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है? पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली एक्टिव इन विच कंट्री? तो हिजबुल्लाह की बात करें, लेबनान में सक्रिय एक शिया मुस्लिम राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह संगठन 1980 के दशक में बना था और इसे ईरान का मजबूत समर्थन प्राप्त है। इसे अक्सर ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। हिजबुल्लाह की खास बात यह है कि यह केवल एक सशस्त्र समूह नहीं है बल्कि लेबनान की राजनीति में भी सक्रिय राजनीतिक दल है। इस संगठन के पास अपनी सशस्त्र सेना है जिसे कई बार लेबनान की राष्ट्रीय सेना से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इसका मुख्य संघर्ष अक्सर
इजराइल के साथ रहता है, विशेष रूप से दक्षिणी लेबनान सीमा पर। यहाँ पर लेबनान बिल्कुल करेक्ट होगा। गाजा पट्टी पर 2007 से किस संगठन का प्रशासनिक नियंत्रण रहा है? तो हमास एक फिलिस्तीनी सुन्नी इस्लामिक संगठन है जो कि 2007 से गाजा स्ट्रिप पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव हुए थे जिसमें हमास को जीत मिली। इसके बाद फतह और हमास के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। इस संघर्ष के बाद गाजा स्ट्रिप पर हमास का नियंत्रण हो गया, जबकि वेस्ट बैंक की बात करें तो वहां पर फतह का प्रभाव बना रहा। हमास को कई देश मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के कारण गाजा स्ट्रिप लगातार अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में भी बनी रहती है और कई बार यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर किस संगठन का प्रशासनिक नियंत्रण रहा है? हमास का। फिलिस्तीन के दो मुख्य क्षेत्र हैं, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप पर हमास का नियंत्रण है और वेस्ट बैंक पर फतह मतलब फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का कंट्रोल है। अगला क्वेश्चन है, ईरान की आधिकारिक मुद्रा ऑफिशियल करेंसी क्या है? तो ईरान की आधिकारिक और लीगल करेंसी है रियाल। हालांकि रोजमर्रा के जीवन में ईरान के लोग अक्सर तोमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई बार भ्रम भी हो सकता है। असल में एक तोमान इक्वल टू 10 रियाल के बराबर होता है। यानी बाजार में लोग कीमत तोमान में बताते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम और सरकारी दस्तावेज में आज भी रियाल ही आधिकारिक मुद्रा के रूप में प्रयोग होती है। तो रियाल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब्राहम समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करें 2020 में हुआ था, एक ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करना था। ये समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ था जब ट्रंप प्रशासन ने इस पहल को आगे बढ़ाया। इस समझौते के तहत यूएई, बहरीन ने पहली बार इजराइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। बाद में मोरक्को और सूडान भी इस समझौते का हिस्सा बने थे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कई दशकों तक अधिकांश अरब देश इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं देते थे। इस समझौते ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को काफी हद तक बदल दिया। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य करना इसका मुख्य उद्देश्य था, अब्राहम समझौते का, अकॉर्ड्स का। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े 5th फ्लीट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट की बात करें तो मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नेवल फोर्स है। इसका मुख्यालय बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित है। कहां पर? मनामा में। इस बेड़े की जिम्मेदारी क्या है? मिडिल ईस्ट के समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करना और सुरक्षा करना। यह मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में सक्रिय रहता है, फारस की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर, इनमें। इसके अलावा यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंडेब जैसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चौक पॉइंट जो हैं, इनकी सुरक्षा और निगरानी भी करता है। इस कारण से यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बहरीन में इसका मुख्यालय है 5th फ्लीट का। यहाँ पर छोटी सी चीज बता दूं आपको मैं कि अमेरिकी नौसेना के पास में दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए मुख्य फ्लीट्स हैं। कुल 7 फ्लीट्स होते हैं। हर फ्लीट एक खास समुद्री क्षेत्र की निगरानी और सैन्य कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होता है। इसका काम होता है समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना, व्यापारिक जहाजों की रक्षा करना, युद्ध के समय सैन्य कार्रवाई करना और समुद्री क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखना। अभी 5th फ्लीट काफी सुर्खियों में है क्योंकि ये मिडिल ईस्ट क्षेत्र में काम करता है और यहीं पर ही हमको सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बहरीन में स्थित है और यह फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर जैसे क्षेत्रों की निगरानी करता है। भारत के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह का मुख्य रणनीतिक महत्व क्या है? चाबहार पोर्ट का। तो चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह माना जाता है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर गल्फ ऑफ ओमान के पास स्थित है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जमीनी रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी भारत सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इन देशों से व्यापार कर सकता है। ये जो पोर्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि भारत को रूस और यूरोप से तेजी से जोड़ने में मदद कर सकता है। कई लोग इसे चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब के रूप में भी देखते हैं, चाबहार पोर्ट को। इसका मुख्य रणनीतिक महत्व क्या है? पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचना। बी आंसर। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार की वर्तमान क्षमता लगभग कितने दिनों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है? बेसिकली स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात हो रही है कि भारत के पास कितना रिजर्व है। तो भारत ने आपात स्थिति जैसे कि युद्ध या फिर आपूर्ति बाधित होना या वैश्विक संकट की स्थिति से निपटने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार बनाए। इन भंडारों में कच्चा तेल जमीन के नीचे बड़े भंडारण टैंकों में रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। भारत में यह भंडार इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के माध्यम से 3 स्थानों पर बनाए गए हैं। पहला विशाखापट्टनम में लगभग 1.33 मिलियन टन का, मंगलूर लगभग 1.5 मिलियन टन का और पाडूर लगभग
2.5 मिलियन टन का। ये तीनों मिलकर भारत की लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की आपूर्ति पूरा कर सकते हैं। अगर इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास मौजूद स्टॉक भी जोड़ दिया जाए तो भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 74 दिनों का तेल बैकअप उपलब्ध रहता है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात हो रही है तो 9.5 दिन, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मध्य पूर्व में चल रहे वर्तमान संघर्ष के बीच भारत सरकार ने शिपिंग की निगरानी के लिए किस मिशन ऑपरेशन को सक्रिय रखा है? तो ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण समुद्री सुरक्षा मिशन है। इसका उद्देश्य है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हाल ही के वर्षों में मिडिल ईस्ट क्षेत्र में बढ़ते तनाव और विशेषकर ईरान इजराइल संघर्ष और हूती विद्रोह के हमलों के कारण समुद्री व्यापार के लिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी कारण से भारतीय नौसेना के युद्धपोत इन समुद्री क्षेत्रों में लगातार गश्त करते रहते हैं ताकि भारतीय कार्गो जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा बनी रहे। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2026 में ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान तेल की कीमतों में उछाल का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इंपोर्ट करता है। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। जब किसी देश का इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होता है, तो उस अंतर को चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सामान की कीमतें बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। इसके अलावा तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपया और कमजोर होगा। इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आर्थिक असर CAD बढ़ने के रूप में देखा जाता है। CAD मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पर इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किस ईरानी महिला को दिया गया था? तो अक्टूबर 2023 में नॉर्वे की नोबेल समिति ने ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की थी। उन्हें पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया था। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई उस समय वे तेहरान की इविन जेल में कैद थी। उनका आंदोलन ईरान में चल रहे वुमन लाइफ फ्रीडम आंदोलन से भी जुड़ा रहा है। नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली दूसरी ईरानी महिला हैं। उनसे पहले 2003 में शिरीन इबादी को यह पुरस्कार मिला था। शिरीन इबादी पहली ईरानी और पहली मुस्लिम महिला थी जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अधिकतर नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यहाँ पर नरगिस मोहम्मदी करेक्ट होगा। भारत विश्व में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कौन सा सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो भारत दुनिया में LPG की बात करें तो उसका दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पहला कोने चीन है और दूसरा है भारत। भारत में लगभग 31 से 32 करोड़ सक्रिय LPG कनेक्शन है। भारत अपनी कुल LPG जरूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है, इंपोर्ट करता है। मुख्य रूप से यह गैस कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से आती है। भारत में LPG की खपत बढ़ने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी है। यह योजना 2016 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना था। इस योजना के कारण करोड़ों परिवार लकड़ी और कोयले के चूल्हों से हटकर LPG गैस का उपयोग करने लगे हैं। भारत में LPG का सबसे अधिक खपत घरेलू उपयोग डोमेस्टिक सेक्टर में होता है। वर्ल्ड में भारत जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है LPG का। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से भारतीय निकासी अभियानों इवैक्यूएशन ऑपरेशन की बात हो रही है, उनको संबंधित संकट और देश के साथ में हमको यहाँ पे मिलाना है। एक तरफ अभियान दे रखे हैं, दूसरी तरफ संकट या फिर देश दे रखे हैं हमको। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सिंधु, और यहाँ पर उनके सामने देश दे रखे, कनेक्ट करना है। तो भारत सरकार विदेशों में संकट मतलब इमरजेंसी के समय अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए निकासी अभियान इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाती है। यहाँ पर ऑपरेशन गंगा की बात करें तो साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया था। छात्रों को पोलैंड, रोमानिया और हंगरी जैसे देशों के रास्ते भारत लाया गया। तो ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड है, तो ए का हो गया 2। ऑपरेशन अजय की बात करें तो अक्टूबर 2023 में चलाया गया। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल में मौजूद भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया था। तो यहाँ पर बी का हो गया हमारा 1, इजराइल हमास संघर्ष। एंड ऑपरेशन सिंधु ईरान इजराइल संघर्ष 2026 से रिलेटेड है। 2026 में ईरान इजराइल तनाव बढ़ने के बाद ईरान और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी की निगरानी करने के लिए इस अभियान को सक्रिय किया गया, ऑपरेशन सिंधु। तो इस हिसाब से सीक्वेंस बना 2, 1 और 3। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के कुछ और स्पेशल अगर हम
राहत अभियानों की बात करें तो ऑपरेशन राहत 2015 में हुआ था यमन संकट के दौरान, ऑपरेशन कावेरी 2023 में सूडान संकट के दौरान चला था, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान से निकासी से संबंधित हैं, ऑपरेशन मैत्री 2015 में चला था नेपाल भूकंप सहायता के दौरान, ऑपरेशन दोस्त 2023 में चला था तुर्की भूकंप राहत के दौरान, एंड ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में संबंधित है दक्षिणी सूडान से। आगे बढ़ते हैं, ईरान की अधिकांश मुस्लिम आबादी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम बहुल देश है। ईरान की कुल आबादी का लगभग 90 से 95% हिस्सा शिया संप्रदाय से संबंधित है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शिया इस्लाम को ईरान का आधिकारिक राज्य धर्म घोषित किया गया। ईरान में मुख्य रूप से जाफरी स्कूल की शिया परंपरा का पालन किया जाता है, जो कि 12 इमामों की मान्यता पर आधारित हैं। इसी कारण से ईरान को अक्सर दुनिया भर के शिया मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक केंद्र भी माना जाता है। इस्लाम में मुख्य रूप से 2 बड़े संप्रदाय होते हैं, सुन्नी और शिया। सुन्नी दुनिया के लगभग 85 से 90% मुसलमान हैं, शिया लगभग 10 से 15% मुसलमान। हालांकि कुछ देशों में शिया बहुमत भी है, जैसे कि ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन, इन सभी में। 16वीं शताब्दी में सफविद राजवंश के शासक के दौरान ईरान को आधिकारिक रूप से शिया राष्ट्र बनाया गया था। यहाँ पर पूछा गया ईरान की अधिकांश मुस्लिम आबादी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फतह 1 मिसाइल जिसे 2023 में ईरान ने प्रस्तुत किया, निम्न में से किस प्रकार की मिसाइल है? तो ईरान ने 2023 में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसकी गति स्पीड ध्वनि की गति से कई गुना अधिक होती है। फतह 1 की गति लगभग मैक 13 से मैक 15 तक बताई जाती है। यहाँ पर मैक का मतलब है ध्वनि की गति के गुना से होता है। इस मिसाइल की एक और खासियत इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है, यानी हवा में दिशा बदलने की क्षमता। इसी कारण से इसे रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही मुश्किल माना जाता है। इसकी अनुमानित रेंज लगभग 1400 किलोमीटर है, जिससे यह क्षेत्रीय स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक हथियार बन जाती है। तो फतेह 1 मिसाइल जिसे 2023 में ईरान ने प्रस्तुत किया, किस प्रकार की मिसाइल है? हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बी आंसर। इनमें से कौन से देश कैस्पियन सागर की सीमा से लगे हुए हैं? कैस्पियन सी से लगे हुए हैं। तो कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड खारे पानी की झील मानी जाती है। इसकी सीमा कुल 5 देशों से लगती है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। यहाँ पर एग्जाम ट्रैप बनाया जाता है आपके लिए। अर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि लैंडलॉक देश है और इसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है और इसको देखकर आपको कंफ्यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अर्मेनिया। तो अर्मेनिया की सीमा नहीं लगती है, बाकी सबकी सीमा यहाँ पर लगती है। तो 1, 2, 3 और 4 जो कि ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती लेकिन ईरान के साथ वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शन है अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। हमने इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो का डिटेल PDF ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सेशन एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप इस मुद्दे पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।